इन प्रीवियस चैप्टर्स आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज और उनके अलग अलग लोगों पर पड़ने वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा। किंग्स, क्वींस, पेजेंट्स, जमींदार्स, ट्राइबल्स और सोल्जर्स सभी ने इन पॉलिसीज का अलग अलग तरीके से सामना किया और कई लोगों ने उन एक्शंस का रेजिस्टेंस किया जो उनके इंटरेस्ट्स को हार्म करते या उनके बिलीफ्स के खिलाफ होते। मिड 18 सेंचुरी से नवाब्स और राजाज अपनी पावर और अथॉरिटी ग्रेजुअली लूज कर रहे थे। उनके कोर्ट्स में रेजिडेंट स्टेशन कर दिए गए, उनकी फ्रीडम लिमिट कर दी गई, उनकी आर्मीज डिसबैंड कर दी गई और उनके रेवेन्यूज और टेरिटरी स्टेप बाय स्टेप ले लिए गए। कई रूलिंग फैमिलीज ने अपने इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी से नेगोशिएट करने की कोशिश की। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी ने अपने एडॉप्टेड सन को अपने हस्बैंड का एयर रिकग्नाइज करवाने की रिक्वेस्ट की और नाना साहेब पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन अपने फादर का पेंशन पाने की प्ली की। लेकिन कंपनी अपनी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सुपीरियरिटी पे कॉन्फिडेंट इन प्लीज को रिजेक्ट कर दिया। अवध लास्ट टेरिटरीज में से एक था जो एनेक्स हुआ। 1801 में वहां सब्सिडरी अलायंस इंपोज किया गया और 1856 में वहां का पूरा कंट्रोल ले लिया गया, जहां गवर्नर जनरल डलहौजी ने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल जरूरी है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करने के लिए। कंपनी ने मुगल डायनेस्टी को एंड करने की प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी। मुगल किंग का नाम कंपनी के कॉइन से हटा दिया गया और 1849 में डलहौजी ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर के डेथ के बाद रॉयल फैमिली को रेड फोर्ट से शिफ्ट कर दिया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिक्लेयर किया कि बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल किंग होंगे और उनके डिसेंडेंट्स को रूलर्स नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ प्रिंसेस कहलाएंगे। गांव में पेजेंट्स और जमींदार्स हाई टैक्सेस और रिजिड रेवेन्यू कलेक्शन मेथड से नाराज थे। कई लोग अपने लोन्स मनी लेंडर्स को रीपे नहीं कर पाए और ग्रेजुअली वो लैंड्स लूज कर दिए जो जनरेशन से उन्होंने टिल किए थे। इंडियन सिपॉयज जो कंपनी के एम्प्लॉय में थे, उनके भी रीजंस थे डिसकंटेंट के लिए, जैसे कि पे, अलाउंसेस और सर्विस कंडीशन से डिससैटिस्फैक्शन। कुछ नए रूल्स उनके रिलीजियस बिलीव्स को वायलेट करते थे। उस टाइम बहुत लोग बिलीव करते थे कि अगर कोई समुंदर क्रॉस करेगा तो उसका रिलीजन और कास्ट खत्म हो जाएगा। 1824 में जब सिपॉयज को बर्मा जाने का ऑर्डर दिया गया बाय सी, तो उन्होंने रिफ्यूज किया, लेकिन लैंड रूट से जाने को अग्री कर लिया। उन्हें हार्शली पनिश किया गया और इशू परसिस्ट किया। 1856 में कंपनी ने लॉ पास किया जिसमें कहा गया कि हर न्यू रिक्रूट को जरूरत पड़ने पर ओवरसीज सर्व करना होगा। सिपॉयज भी अफेक्टेड थे जो गांव के हालत से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनके फैमिलीज भी विलेजेस में रहते थे। इसलिए पेजेंट्स का एंगर क्विकली सिपॉयज में स्प्रेड हो गया। अगर आप एक सिपॉय के पर्सपेक्टिव से सोचो तो आप अपने नेफ्यू को आर्मी ज्वाइन ना करने की एडवाइस दे सकते हो लो पे, हार्श कंडीशंस और रिलीजियस थ्रेट्स की वजह से। ब्रिटिश बिलीव करते थे कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म की ज़रूरत है और लॉस पास किए जाएं जैसे सती अबॉलिश करना और विडो रीमैरिज एनकरेज करना। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन प्रमोट की गई और 1830 के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज को फ्रीली ऑपरेट करने और लैंड ओन करने का परमिशन दिया गया। 1850 में लॉ पास किया गया जो क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन को ईजियर बनाता था और कन्वर्ट होने वाले को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट दिया। कई इंडियंस को लगता था कि ये मेजर्स उनके रिलीजन, सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को थ्रेटन कर रहे थे, लेकिन कुछ रिफॉर्मर्स ने चेंजेस को वेलकम किया। ये डाइवर्स रिस्पॉन्सेज दिखाते हैं कि लोग उस टाइम ब्रिटिश रूल के बारे में क्या सोच रहे थे। रूलर्स और रूल्ड के बीच स्ट्रगल्स अनयूजुअल नहीं थे, लेकिन कभी-कभी ये वाइड स्प्रेड हो जाते थे जिससे स्टेट पावर ब्रेकडाउन हो जाता। ऐसे सिचुएशंस में लोगों को ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट और कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करना पड़ता। ये सिचुएशन नॉर्दर्न इंडिया में 1857 में डेवलप हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसिव अपराइजिंग फेस की, जो मई में स्टार्ट हुई और कंपनी के प्रेजेंस को थ्रेटन किया। सिपॉयज म्यूटिनी करते हैं सेवरल प्लेसेस में, स्टार्टिंग विद मीरठ, और अलग-अलग सेक्शंस के लोग रिबेलियन ज्वाइन करते हैं। हिस्टोरियंस कहते हैं कि यह 19th सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट सबसे बड़ा आर्म्ड रेजिस्टेंस था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे, एक यंग सोल्जर को हैंग किया गया बैरकपुर में अपने ऑफिसर्स पर अटैक करने के लिए। कुछ दिन बाद मीरठ के सिपॉयज न्यू कार्ट्रिजेस यूज करने से रिफ्यूज करते हैं जो काऊ और पिग फैट से ग्रीस किए गए थे। 9 में 1857 को 85 सिपॉयज डिसमिस और 10 years जेल सेंटेंस मिला। बाकी इंडियन सोल्जर्स इन मीरठ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्ड करते हैं।
10 मई को वो जेल मार्च करते हैं, इम्प्रिजन सिपॉयज को फ्री करते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स अटैक और किल करते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन कैप्चर करते हैं, ब्रिटिश बिल्डिंग सेट फायर करते हैं और फिरंगीज के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करते हैं। सोल्जर्स डिटर्मिन्ड हैं ब्रिटिश रूल एंड करने के लिए और लीडर चाहते हैं जिसमें उन्होंने मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को चूज किया। वो पूरी रात राइड करते हैं दिल्ली तक और जैसे ही उनके अराइवल का न्यूज़ स्प्रेड होता है, वहाँ के रेजिमेंट्स भी रिबेल होते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स किल करते हैं, वेपन सीज करते हैं और बिल्डिंग सेट फायर करते हैं। ट्रिम्फेंट सोल्जर्स एम्परर से मिलना चाहते हैं और इनिशियली हेजिटेंट जफर को फोर्स करके प्रोक्लेम करते हैं कि वो उनके लीडर हैं। बहादुर शाह जफर फिर कंट्री के चीफ्स और रूलर्स को लेटर्स भेजते हैं कॉन्फेडरेसी बनाने के लिए, ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। कई छोटे रूलर्स जो हिस्टोरिकली मुगल एम्परर के अंडर थे, ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं अपने टेरिटरीज पे अथॉरिटी रीगेन करने का। ब्रिटिश ने ये वाइडस्प्रेड रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनको लगा कि कार्ट्रिज इशू डाई डाउन हो जाएगा, लेकिन जफर का सपोर्ट लोगों को इंस्पायर करता है, उनको होप और कॉन्फिडेंस देता है एक्ट करने के लिए। ब्रिटिश के दिल्ली से ड्राइव आउट हो जाने के बाद ऑलमोस्ट एक हफ्ते का लल आता है जब न्यूज़ ट्रैवल कर रही होती है। फिर म्यूटिनीज इरप्ट होते हैं अक्रॉस द रीजन, रेजिमेंट्स ज्वाइन करते हैं की पॉइंट्स जैसे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में। टाउन्स और विलेजेस के लोग लोकल लीडर्स, जमींदार्स और चीफ्स के अराउंड रैली करते हैं जो ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट रेडी हैं। नाना साहब कानपुर के पास ब्रिटिश गैरिसन एक्सपेल करते हैं, अपने आप को पेशवा डिक्लेयर करते हैं अंडर बहादुर शाह जफर के सुजरैनिटी और आर्म्ड फोर्सेस ऑर्गेनाइज करते हैं। लखनऊ में ब्रिजेस कद्र, डिपोज नवाब वाजिद अली शाह का सन, नवाब प्रोक्लेम होता है, एक्टिवली सपोर्टेड बाय हिज मदर बेगम हजरत महल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई रिबेल सिपॉयज के साथ ज्वाइन करती हैं और तांत्या टोपे के साथ फाइट करती हैं, जो नाना साहिब के जनरल थे। मंडला मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई लोधी 4000 आर्मी रेस करती हैं और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट लीड करती हैं। रिबेल्स के नंबर्स ब्रिटिश से ज़्यादा होते हैं। कई बैटल्स में ब्रिटिश डिफीट होते हैं, जो लोगों को कन्विंस करता है कि ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो गया है और लोग अपराइजिंग ज्वाइन करते हैं। अवध में अपराइजिंग स्पेशली वाइड स्प्रेड होती है। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें ब्रिटिश फियर एक्सप्रेस की गई थी। Our men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us. अपराइजिंग के दौरान कई नए लीडर्स इमर्ज होते हैं। अहमदुल्ला शाह, फैजाबाद के मौलवी, हजारों लोगों को इंस्पायर करते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट राइज करने के लिए और लखनऊ फाइट करने आते हैं। दिल्ली में गाजीज या रिलीजियस वॉरियर्स ब्रिटिश के अगेंस्ट गैदर होते हैं और बख्त खान बरेली से एक की मिलिट्री लीडर बन जाते हैं। बिहार में कुंवर सिंह, एक एल्डरली जमींदार रिबेल सिपॉयज के साथ ज्वाइन करते हैं और महीनों तक फाइट करते हैं। लीडर्स और फाइटर्स अक्रॉस इंडिया से आते हैं, यूनाइट होते हैं और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट वाइडस्प्रेड रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। 1857 के अपराइजिंग के स्केल से अननर्व्ड होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिवोल्ट को पूरे जोर शोर से सप्रेस करने का डिसीजन लिया। उन्होंने इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट्स भेजे, नए लॉज पास किए ताकि रेबल्स को इजीली कन्विक्ट किया जा सके और उन एरियाज में मूव किया जहां रिवॉर्ड सबसे ज्यादा था। सितंबर 1857 में दिल्ली को रेबल फोर्सेस से रिकैप्चर किया गया। लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को कोर्ट में ट्रायल हुआ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। उन्हें और उनकी वाइफ बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून के जेल भेजा गया और बहादुर शाह जफर वहां नवंबर 1862 में मरे। लेकिन दिल्ली का रिकैप्चर अपराइजिंग को एंड नहीं कर सका। लोग 2 साल और ब्रिटिश के अगेंस्ट रेजिस्ट और फाइट करते रहे। लखनऊ मार्च 1858 में लिया गया और रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में डिफीट और किल हुई। रानी अवंतीबाई खेरी में इनिशियल विक्ट्री के बाद ब्रिटिश से सराउंडेड होने पर डेथ चूज की। तांत्या टोपे सेंट्रल इंडिया के फॉरेस्ट्स में एस्केप हुआ और ट्राइबल और पेजेंट लीडर्स के सपोर्ट से गुरिल्ला कैंपेन कंटिन्यू किया, लेकिन इवेंचुअली कैप्चर, ट्रायल और अप्रैल 1859 में एग्जीक्यूशन हुआ। जब इनिशियल विक्ट्रीज रेबल्स को एनकरेज करती थी, उनकी डिफीट्स डेजर्शंस को लीड करते। ब्रिटिश ने लोगों की लॉयल्टी वापस जीतने के लिए लॉयल लैंड होल्डर्स को रिवॉर्ड्स का प्रॉमिस दिया और रेबल्स जो यूरोपियंस नहीं मारे थे उन्हें सेफ और उनके राइट्स और लैंड्स प्रिजर्व करने की अश्योरेंस थी। फिर भी हंड्रेड्स ऑफ सिपॉयज, रेबल्स, नवाब्स और राजास ट्रायल के बाद हैंग किए गए। 1859 के एंड तक ब्रिटिश ने इंडिया का कंट्रोल वापस ले लिया, लेकिन वो सेम पॉलिसीज के साथ रूल नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 में नया एक्ट पास किया जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गए ताकि इंडियन अफेयर्स का ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट हो सके। ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट हुआ जो गवर्नेंस मैटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था और इंडिया काउंसिल से एडवाइस लेता था।
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय का टाइटल दिया गया, जो क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट करता था। सारे रूलिंग चीफ्स को अश्योरेंस दी गई कि फ्यूचर में उनकी टेरिटरीज एनेक्स नहीं होंगी और ये उनके एयर्स को पास हो सकती हैं, इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन्स, लेकिन उन्हें ब्रिटिश क्वीन को सॉवरन पैरामाउंट के रूप में एक्नॉलेज करना होगा। आर्मी में इंडियन सोल्जर्स का प्रपोर्शन रिड्यूस किया गया, यूरोपियन सोल्जर्स इंक्रीज किए गए और रिक्रूटमेंट अवध, बिहार और सेंट्रल और साउथ इंडिया से शिफ्ट करके गोरखास, सिख्स और पठान से करना शुरू किया। मुस्लिम लैंड और प्रॉपर्टी लार्ज स्केल पे कॉन्फिस्केट की गई क्योंकि ब्रिटिश उन्हें लार्जली अपराइजिंग के रिस्पॉन्सिबल मानते थे। पॉलिसीज बनाई गई ताकि कस्टमरी रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस रिस्पेक्ट किए जा सकें और लैंडलॉर्ड्स और जमींदार्स के राइट्स सिक्योर हो सकें। इससे इंडिया की हिस्ट्री का एक नया फेज शुरू हुआ। 1857 के अपराइजिंग से काफ़ी पहले सिमिलर इवेंट खुर्दा में 1817 में हुआ था, जो दिखाता है कि अर्ली 19th सेंचुरी से कॉलोनियल पॉलिसीज के अगेंस्ट रिजेंटमेंट ग्रो कर रहा था। खुर्दा साउथ ईस्टर्न ओडिशा का एक स्मॉल किंगडम लेट 16th सेंचुरी में एस्टैब्लिश हुआ था और ये एक पॉपुलस और वेल कल्टिवेटेड टेरिटरी था, जिसमें 1005 गढ़s, 60 लार्ज विलेजेस और 1109 स्मॉल विलेजेस थे। राजा बिर किशोर देव को पहले मजबूरन 4 परगनास यानी 13 गढ़जत्स का एडमिनिस्ट्रेशन और जगन्नाथ टेम्पल की सुपरिंटेंडेंस मराठास को देना पड़ा था। उनका बेटा और सक्सेसर मुकुंदा देव सेकंड इन लॉसेस से डीपली डिस्टर्ब था। एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे उन्होंने अपनी लॉस्ट टेरिटरीज और टेम्पल राइट्स रीगेन करने के लिए ब्रिटिश से नेगोशिएट की, लेकिन 1803 में ब्रिटिश ने ओडिशा ऑक्यूपाई करने के बाद उनकी बात नहीं मानी। दूसरे ओडिशा चीफ्स के अलायंस और सीक्रेट मराठा सपोर्ट के साथ उन्होंने अपने राइट्स बाय फोर्स असर्ट करने की कोशिश की, जो उनके डिपोजेशन और टेरिटरीज के एनेक्सेशन को लीड किया। उन्हें सिर्फ जगन्नाथ टेम्पल का मैनेजमेंट दिया गया और ग्रांट सिर्फ उनके फॉर्मर एस्टेट के रेवेन्यू का 1/10 था और रेजिडेंस पूरी फिक्स किया गया। ये अनजस्ट सेटलमेंट ओडिशा में ऑपरेसिव फॉरेन रूल का एरा स्टार्ट करता है और 1817 आर्म्ड अपराइजिंग का स्टेज सेट करता है। खुर्दा ले लेने के बाद ब्रिटिश ने सर्विस टेन्योर्स रिज्यूम करने का पॉलिसी फॉलो किया, जो एक्स मिलिशिया पाइक्स के लिए काफी हार्श था। हार्श रेवेन्यू डिमांड्स और ऑपरेसिव कलेक्शन मेथड्स के कारण 1805 से 1817 के बीच लार्ज स्केल डेजर्शन हुआ। ब्रिटिश ने रिपीटेडली शॉर्ट टर्म सेटलमेंट्स इंपोज किए, हर बार डिमांड्स इंक्रीज किए बिना लैंड प्रोडक्टिविटी या रैयत्स की पेइंग कैपेसिटी को कंसिडर किए और नेचुरल कैलामिटीज के केस में भी कोई लीनियंसी नहीं दिखाई। डिफॉल्टिंग लैंड्स रेवेन्यू ऑफिशियल्स या बंगाल के स्पेक्यूलेटर्स को बेच दिए गए। डिस्पोजेस्ड लैंड होल्डर्स में से एक जगनबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमर बार राय यानी बख्शी जगनबंधु थे, जो डिपोस्ट किंग के हेरिडिटरी मिलिट्री कमांडर थे। डेस्टिट्यूट होने के बाद वो नियरली 2 इयर्स वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से सर्वाइव करते रहे, फिर डिसाइड किया कि वो अपनी और लोगों के ग्रीवेंसेस के लिए फाइट करेंगे। सिचुएशन और वर्स हुआ सिक्का रुपए के इंट्रोडक्शन, न्यू करेंसी में रेवेन्यू पेमेंट, फूड और सॉल्ट प्राइसेस का शार्प राइज ड्यू टू सॉल्ट मोनोपोली और कलकत्ता में एस्टेट्स ऑक्शन होने से एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स ओडिशा आने की वजह से और इनसेंसिटिव और करप्ट पुलिस सिस्टम के कारण। अपराइजिंग 29 मार्च 1817 को स्टार्ट हुई, जब पाइक्स ने बानपुल में पुलिस स्टेशन और गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स अटैक किए, 100 से ज्यादा लोग मरे और गवर्नमेंट मनी सीज किया। रिबेलियन क्विकली स्प्रेड हुआ, एपिसेंटर खुर्दा बना। जमींदार्स और रैयत्स एंथुजियास्टिकली ज्वाइन हुए, जो नहीं हुए उन्हें पनिश किया गया। नो रेंट कैंपेन भी स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश ने पाइक्स को डिसलॉज करने की कोशिश की, लेकिन फेल हुए। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगनबंधु 5000 to 10,000 पाइक्स और कंध ट्राइब के मेंबर्स के साथ पुरी सीज करते हैं और मुकुंदा देव सेकंड को रूलर डिक्लेयर करते हैं। जगन्नाथ टेम्पल के प्रीस्ट्स का फुल सपोर्ट मिलता है। सिचुएशन आउट ऑफ हैंड होता देखकर ब्रिटिश ने मार्शल लॉ इंपोज किया, किंग और उनके सन को कैप्चर करके कटक जेल भेजा। बख्शी जगनबंधु और उनके एसोसिएट कृष्णचंद्र भ्रमरबार राय ने कम्युनिकेशंस कटक और खुर्दा के बीच कट करने की कोशिश की, जैसे अपराइजिंग सदर्न और नॉर्थ वेस्टर्न ओडिशा में स्प्रेड हुआ। ब्रिटिश ने मेजर जनरल मार्टिंडेल भेजा रीजन क्लियर करने और बख्शी जगनबंधु और एसोसिएट्स के अरेस्ट के लिए रिवॉर्ड्स अनाउंस किए। हंड्रेड्स ऑफ पाइक्स मरे, कई फ्ली हुए और कुछ एमनेस्टी स्कीम के थ्रू वापस आए और मई 1817 तक अपराइजिंग लार्जली कंटेन हो गई। खुर्दा के बाहर बख्शी जगनबंधु रेजिस्टेंस कंटिन्यू करते रहे, जैसे राजा ऑफ कुजुंग और पाइक्स के लॉयल्टी के साथ सरेंडर मई 25, 1825 तक हुआ। इसके बाद ब्रिटिश ने लीनियंसी पॉलिसी अडॉप्ट की, सॉल्ट प्राइसेस रिड्यूस किए, पुलिस और जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म किए, करप्ट रेवेन्यू ऑफिशियल्स को डिसमिस किया और फॉर्मर लैंड होल्डर्स रिस्टोर किए। रामचंद्र देव थर्ड, खुर्दा किंग का बेटा, पूरी मूव करने और जगन्नाथ टेम्पल मैनेज करने की परमिशन दी गई 24,000 रुपीज ग्रांट के साथ।
ये उड़ीसा का पहला मेजर पॉपुलर एंटी ब्रिटिश आर्म्ड अपराइजिंग था जिसका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पे फार रीचिंग इफेक्ट हुआ। इसे सिर्फ पाइक रिबेलियन कहना अंडर एस्टिमेट होगा।